बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास हमारे क्वार्टर टेस्ट सीरीज़ का क्वार्टर 1 है। इसमें हमारा सिलेबस है वर्ब्स का, नाउन्स प्रोनाउंस का और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। मतलब ये 4 चीज़ें हमारे पास इस टेस्ट में शामिल हैं और उसमें बहुत सारे बड़े ही यूज़फुल और बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे अपने इस टेस्ट में। तो टेस्ट की डिस्कशन के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 177। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर बातों में लगे, क्योंकि जब बातें शुरू करते हैं तो फिर बातें होना शुरू हो जाती हैं, काम रह जाता है। तो बगैर बातों में मसरूफ़ हुए हम अपने टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बेटे 177 इन 1965। तो 1 बाई 1 करके हम स्पॉट द एरर में देखेंगे। देखें, अल्फा ऑप्शन में इन 1961। तो जब भी आपने ईयर देखना होता है, मंथ देखना होता है, तो डेफिनेटली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मंथ हो, ईयर हो या सेंचुरी हो, आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इन का प्रेपोजिशन ही यूज़ करेंगे। तो इनमें कोई भी एरर नहीं है। इन 1961 अमेरिकाज फर्स्ट मैन, अमेरिका के साथ पोजेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, मैन्ड स्पेसक्राफ्ट का मतलब इंसान की बनाई हुई, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है जी डेल्टा ऑप्शन। इन 1961 अमेरिकाज फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड। अब देखें, जब आप लॉन्च्ड लिख रहे हैं ना, तो लॉन्च लिखने का मतलब क्या है कि आप पास्ट इंडेफिनेट लिख रहे हैं और आप पास्ट इंडेफिनेट की वॉइस कौन सी लिख रहे हैं। देखिए, अक्सर मैं इस बात पे आपको बताता रहता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़े फ्लॉज में से एक फ्लॉ इंग्लिश के मामले में खास तौर पर क्या है कि हमें 2 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और हमें 2 क्वेश्चन जो बताए जाते हैं ना, वो कहा जाता है जी कि आपने क्या करना है, आपने एक्टिव को चेंज करना है पैसिव में और इसी तरह आपने पैसिव को चेंज करना है किसमें? एक्टिव में। ठीक है, आपको वॉइस का क्वेश्चन दिया जाता है या आपको नरेशन का क्वेश्चन दिया जाता है। आपको कहा जाता है जी कि आपने डायरेक्ट को चेंज करना है इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को चेंज करना है डायरेक्ट में। जबकि मैं बड़ी दफा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, वॉइस चेंज करना या नरेशन चेंज करना, ये इंतहाई अहमकाना क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस एक अलग इंग्लिश है, पैसिव वॉइस एक अलग इंग्लिश है। जिस तरह टेंसेस एक्टिव वॉइस में एग्जिस्ट करते हैं उसी तरह टेंसेस पैसिव वॉइस में भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह डायरेक्ट नरेशन एग्जिस्ट करती है उसी तरह इनडायरेक्ट नरेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो उसके अपने लवाजमात हैं, उनके अपने लवाजमात हैं। तो हमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा कैजुअल सा वर्ड है, हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया जाता है। एक्टिव को पैसिव में बनाएं और पैसिव को एक्टिव में बनाएं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाएं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बनाएं। मेरे मुताबिक, मेरी अपनी नाकिस सोच के मुताबिक, नाकिस समझ के मुताबिक, कम इल्मी के मुताबिक, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये किसी तरह भी अप टू द मार्क नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टूडेंट्स को नहीं करवाए जाने चाहिए। बल्कि एक्टिव इंग्लिश अलग से करवानी चाहिए और पैसिव इंग्लिश अलग से करवानी चाहिए। डायरेक्ट नरेशन अलग से पढ़ानी चाहिए, इनडायरेक्ट नरेशन अलग से पढ़ानी चाहिए। हमें क्या करना होता है, हमें अपने सेंटेंस में ये देखना होता है कि मैंने एक्टिव सेंटेंस लिखना है या पैसिव सेंटेंस लिखना है। अब जैसे देखें, एक्चुअल में हमारे पास इस सेंटेंस में एरर है। हम अपने सेंटेंस पे वापस आते हैं। हमारे पास सेंटेंस में क्या है कि स्पेस क्राफ्ट एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट है। अब जब हमारा सब्जेक्ट स्पेस क्राफ्ट है तो हम देखेंगे क्या ये सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है। अब देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ना स्पेसक्राफ्ट, उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया हुआ है। मतलब ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कोई एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं आपको कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि बेटे द चेयर इज डांसिंग। अब देखें, इसमें ये जो चेयर है ये एक ऑब्जेक्ट जरूर हो सकता है क्योंकि ये डांसिंग का एक्शन इससे टेक प्लेस नहीं हो रहा। ये डांसिंग एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन बीइंग के लिए है। इसको हम सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ,
लेकिन चेयर डांस चूंकि कर नहीं सकती है, इसलिए चेयर को हम सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर जरूर यूज हो सकता है। जैसे हमारा सेंटेंस है, हम चले बहरहाल इसको मैं अगर थोड़ा सा आसान करूं तो कुछ यूं है कि जब भी हम एक्टिव स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। और जब भी हम पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? ऑब्जेक्ट से। हमें अपने सेंटेंस का पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए कुछ रूल्स आपके पास इस तरह के हैं कि वो डिपेंड ही इस बात पे करते हैं कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको 2-3 रूल आपके रिमाइंड करवा दूं, नीड का रूल है, आप इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर आपको यह पता नहीं चलता कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के लिए अलग से आपके पास आप जानते हैं बड़े अच्छे से, आपके पास अलग स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रक्चर है। इसी तरह आपके पास यूज टू है, और यूज टू में भी आपके पास क्या है कि यूज टू का स्ट्रक्चर भी आप तब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको इस बात का पता ना हो कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब स्पेस क्राफ्ट देखने में तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। जब हम ह्यूमन बीइंग होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो चाहे सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखा गया है। और इसके लिए मैं आपको हमेशा से कहता होता हूं कि बेटे अगर आपको पता ना चले तो एक छोटा सा सेंटेंस बना लें। जैसे फर्ज करें अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है द पेन से, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से, तो सिंपल सा एक काम करें, आप लिखें द पेन प्लेज क्रिकेट। अब क्या पेन क्रिकेट खेल सकता है? अब पेन क्रिकेट चूंकि नहीं खेल सकता तो हम इसको सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जैसे यहीं पर हम अगर देखें चेयर का जो वर्ड है, अगर मैं इसको बोलूं द चेयर प्लेज क्रिकेट, अब चेयर कांट प्ले क्रिकेट, ये जो क्रिकेट खेलना है ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब इस चेयर को हम सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि किसके तौर पर ट्रीट करेंगे? ऑब्जेक्ट के तौर पे। और टेंसेस के मामले में जब हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो फिर याद रखिएगा आपको कौन से जो वॉइस है वो फॉलो करनी होती है? पैसिव वॉइस। जैसे देखें यहां पर हमारा सेंटेंस चूंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च जो है ये पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस चाहिए, तो डेफिनेटली हमें यहां पर वाज लॉन्च्ड लिखना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का जो पैसिव वॉइस होता है वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से नहीं बनता, बल्कि वो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे कि एक छोटा सा क्लॉज बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे जो भी सेंटेंस में स्टार्ट में दिया हुआ है। जैसे अभी देखिए यहां पर स्पेस क्राफ्ट दिया हुआ है, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं छोटा सा, मैं कहता हूं स्पेस क्राफ्ट कैन प्ले क्रिकेट। अब स्पेस क्राफ्ट क्रिकेट नहीं खेल सकती, इसका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर तो यूज हो सकती है, लेकिन ये ट्रीट किसके तौर पर होगी? हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जब ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगी तो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड। हमें पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस नहीं बेटे चाहिए होगा, हमें पास्ट इंडेफिनिट का क्या चाहिए होगा? पैसिव वॉइस चाहिए होगा। तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 177 में आप लॉन्च्ड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? वाज लॉन्च के साथ, और हमारा एरर रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा किसमें? डेल्टा में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 178, और 178 में सेंटेंस कुछ यूं चलता है, कंप्यूटर्स हैव। हमें हैव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हैव कंप्यूटर्स के साथ अग्री करता है। मेड एक्सेस, एक्सेस नाउन है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंटली अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास कहां पर है? बाय पुश। प्रॉब्लम हमारे पास कहां पर है? बाय पुश। अब देखें आप क्या करते हैं, आप रूल पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जी इन्फिनिटिव
आपको बड़ी डिटेल के साथ क्लासेस में पढ़ाया गया, ठीक है। आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ एग्जांपल दे दे के एक एक चीज की बार बार मैंने आपको ये बात बताई। देखें, जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव हम किस फॉर्म को बोलते हैं? डेफिनेटली हम इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। और जेरेंड हम बेटे किसको बोलते हैं? जेरेंड हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म को, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। अब होता क्या है कि जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव एक्चुअल में रूल है क्या कि समटाइम्स हम कहीं पर इन्फिनेटिव यूज कर रहे होते हैं और समटाइम हम कहीं पर जेरेंड यूज कर रहे होते हैं। तो तीन रूल्स सिर्फ किसके हैं? जेरेंड के हैं। और तीन रूल सिर्फ किसके हैं? इन्फिनेटिव के हैं। आपको क्लास में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है। अब अगर मैं वन बाय वन करके अगर आपको दोबारा से याद करवाऊं तो देखें, जेरेंड के लिए और इन्फिनेटिव का जो रूल नंबर 1 आपने पढ़ा वो आपके पास कुछ यूं था कि देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद हमेशा जेरेंड आएगा, और देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद हमेशा आपके पास क्या आएगा? जिनके बाद आपके पास हमेशा क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा, जिनके बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव यूज करेंगे। देखिए, अच्छा यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, वो बात इस तरह है कि अगर ये डिस्कशन सिर्फ ग्रिप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए होती ना और सिर्फ वो देख रहे होते तो मैं लाजमी तौर पर इतनी लंबी बहस पे ना जाता। मैं सिर्फ इतना रूल बताता कि बेटे देखें, आपको जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव में पढ़ाया गया कि जब कभी भी आपने प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिखना है तो प्रेपोजिशन के बाद आपने याद रखना है हमेशा जेरेंड आता है। तो आपके पास यहां पर बाय पुश नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा? बाय पुशिंग आएगा। अगर मैं सिर्फ ग्रिप इंस्टीट्यूट के अपने स्टूडेंट्स को जहन में रखूं और ये डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहा होता तो फिर मैं सिर्फ इतनी सी बात बताकर आगे चला गया होता, क्योंकि ग्रिप इंस्टीट्यूट में मैंने खुद बच्चों को बड़ी डिटेल के साथ ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। लेकिन चूंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी डिस्कशन चूंकि हमने यूट्यूब पे डाली है तो हमारी डिस्कशन सिर्फ हमारे इदारे के, मेरे इदारे के स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं और बड़ी अपनाइयत और बड़ी अच्छाई का जो एहसास होता है कि जी आप कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अभी जो मैं थोड़ी सी डिटेल में चला जाता हूं, ये मैं सिर्फ हर रूल के लिए इसलिए डिटेल में जाता हूं कि वो स्टूडेंट खासतौर पे जो ग्रिप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने सेशन हमारे साथ नहीं लिया है, वो जब हमारी डिस्कशन लें तो उनको कोर बेसिक से रूल को पता होना चाहिए ताकि उनके लिए थोड़ी आसानी हो। और अल्लाह ताला की तरफ से यह है कि जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। तो सिर्फ यही बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। बहरहाल हम रूल पे आते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको 3 रूल याद रखने हैं जेरेंड के लिए और 3 रूल याद रखने हैं इन्फिनेटिव के लिए। जेरेंड का रूल नंबर 1 है, आप कोई भी बुक उठाएंगे, आप कोई भी नोट्स उठाएंगे, आप किसी भी टीचर के पास से पढ़े होंगे ना, आपको ये कहा गया होगा जी कि देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद जेरेंड आता है और देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। लेकिन मैं बिल्कुल उनके हक में नहीं हूं, मैं बिल्कुल उनके हक में नहीं हूं, क्योंकि क्या होता है कि हर बुक में कोई 25 से 30 वर्ड्स आपके पास लिखे हुए होंगे किसके? जेरेंड के लिए, और 25 से 30 वर्ड्स आपके पास लिखे हुए होंगे किसके? इन्फिनेटिव के। आपको ये 25-30 वर्ड्स को रट्टा मारना है किसके लिए जी? जेरेंड के लिए। और आपको ये 25-30 वर्ड को रट्टा मारना है किसके लिए? इन्फिनेटिव के लिए। मैं हमेशा से बच्चों से कहता हूं आज तक कभी भी इनमें से क्वेश्चन आया नहीं है और ना ही आएगा। पूरी इंग्लिश में सिर्फ ये 25-30 क्वेश्चन नहीं होते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है या इन्फिनेटिव आता है, इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक्चुअल में जो आपको रूल याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, जेरेंड के लिए आपको रूल नंबर 2 ये याद रखना है कि जहां कहीं पर भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करना है, लिखना है, आपको हमेशा जेरेंड लिखना है। उसकी रीजन क्या है? आप देखिए, कभी आप नहीं पढ़ेंगे टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप हमेशा क्या पढ़ते हैं? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे टू कलेक्ट, क्या बोलेंगे? टू गार्डन इज माई हॉबी, आप क्या बोलेंगे? गार्डनिंग इज माई हॉबी। आप कभी भी इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करते, आप हमेशा किसको यूज करते हैं? जेरेंड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके अगेंस्ट में इन्फिनेटिव को हम किस लिए यूज करते हैं? इन्फिनेटिव को बेटे हम यूज करते हैं रीजन बताने के लिए। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट टू पास देयर फ्री टाइम। अब ये जो मैंने लिखा ना टू पास देयर फ्री टाइम,
अभी जो मैंने बोला, तो एक्चुअल में ये एक्शन का रीजन बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं, वो अपना फारिग वक्त गुजारने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बोलता हूं शी इज इन द किचन, एंड व्हाई इज शी इन द किचन, शी इज इन द किचन टू कुक फूड। जब भी आपने किसी एक्शन का रीजन बताना होता है ना, आप उसके लिए इन्फिनेटिव यूज करते हैं, आप उसके लिए कभी भी जेरेंड यूज नहीं करते। उसके बाद देखें रूल नंबर 3 आपको याद रखना है जेरेंड के लिए कि जब कभी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब लिखना है, आपको प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखना है, आफ्टर प्रेपोजिशन आपको क्या लिखना है, जेरेंड। जब भी आपने प्रेपोजिशन के बाद लिखना है आपको जेरेंड लिखना है, और इस प्रेपोजिशन में टू शामिल नहीं कर रहा। टू का एक अलग सा रूल है जो हम अभी बात करेंगे नीचे, ठीक है। समटाइम हम क्या करते हैं, हम टू के साथ, हम टू के बाद वैसे इन्फिनेटिव लिखते हैं, क्योंकि हम इन्फिनेटिव बोलते ही किसको है, जिसमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के भी होते हैं जिसमें हम टू के बाद इन्फिनेटिव नहीं लिख रहे होते, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि नहीं लिख रहे होते, बल्कि टू के बाद जेरेंड लिख रहे होते हैं। वो भी अभी हम बात करेंगे, आगे आपका क्वेश्चन भी आएगा, उसमें डिटेल के साथ भी वो बात हो जाएगी। बहरहाल आपने ये याद रखना है, कभी भी प्रेपोजिशन के बाद कभी वर्ब आए तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब आपके पास क्या होना चाहिए, जेरेंड होना चाहिए। जैसे जो रूल यहां पर अप्लाई होता है, अब बाय पुश कभी नहीं हो सकता, बाय टू पुश कभी नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, बाय पुशिंग होगा। आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा जेरेंड आएगा। और यहां पर रूल नंबर 3 क्या है कि आफ्टर एडजेक्टिव हमेशा क्या आएगा, आफ्टर एडजेक्टिव हमेशा आपके पास क्या आएगा, आफ्टर एडजेक्टिव हमेशा इंफिनिटिव आएगा, ठीक है। जहां कहीं पर भी आप एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है, इंफिनिटिव। आप सेंटेंसेस पढ़कर आते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या हम बोलेंगे जी, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। अब अगर आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे तो ये वीक और हॉट आपके पास क्या है, एडजेक्टिव। और जब आप एडजेक्टिव के बाद वर्ब लिखेंगे ना, तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब की क्या हम क्या लिखेंगे, हमेशा इंफिनिटिव। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आएगा, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 आपने ये याद रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पर हम टू के बाद क्या यूज करेंगे, जेरेंड। वैसे तो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको इन्फिनिटिव बोला जाता है, लेकिन ये कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह के हैं जिसमें हम टू के बाद जेरेंड लिखते हैं। और ये वाला एक्सप्रेशन आगे जाकर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। और यहां पर 4 स्ट्रक्चर आपने 4 रूल ये याद रखना है कि आफ्टर इनफ हमेशा सेंटेंस में जब भी आप इनफ लिख रहे होंगे ना, जब भी आप इनफ लिख रहे होंगे, इनफ के बाद जहां कहीं पर भी वर्ब आएगा ना, तो इनफ के बाद भी याद रखिएगा, इनफ के बाद भी आपके पास हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। जैसे फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं द पेशेंट इज वीक इनफ, अब मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं, टू वीक की बजाय मैं क्या बोल रहा हूं, वीक इनफ। अब वीक इनफ के बाद जब मैं बोलूंगा ना, वर्ब लिखूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, द पेशेंट इज वीक इनफ टू वॉक, मरीज कमजोर तो है लेकिन चल सकता है। इनफ के बाद जब आपने वर्ब लिखना है तो इनफ के बाद क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। अब बेसिकली ये है 4 रूल। पहले वाले रूल के हक में मैं हूं नहीं कि आप 25 30 50 वर्ड्स को क्या करें, रट्टा मारें। बाकी आप, मैंने आपको बताया कि आपने ये 3 रूल्स जो हैं आपके पास किसके, जेरेंड के, और ये 3 रूल्स आपके पास किसके, इंफिनिटिव के, आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। बस अगर मैं जल्दी से बोल दूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जेरेंड आएगा, रीजन के लिए इंफिनिटिव आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, रीजन बताने के लिए इंफिनिटिव आएगा, टू के बाद जेरेंड आता है, वो कुछ वर्ड्स हैं वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और आफ्टर इनफ हमेशा हमारे पास क्या आएगा, अगेन एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की बाद जैसे इंफिनिटिव आता है, इसी तरह इनफ के बाद भी सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। तो यहां पर सेंटेंस में 178 में आपको याद रखना है कि बाय पुश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाय पुशिंग।
और ये रूल कौन सा अप्लाई होगा कि प्रेपोजिशन के बाद हमें हमेशा क्या लिखना होता है, जेरेंड लिखना होता है। अब ये जो टू के बाद जेरेंड आने वाला सीन है, ये हम आगे जाके क्वेश्चन है उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसको। 178 में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, जहां पर हम बाय पुश की बजाय क्या लिखेंगे, बाय पुशिंग। और अगेन मैं बता रहा हूं कि इतनी डिटेल में मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए, उन बेटों और बेटियों के लिए जाता हूं जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स नहीं है और वो हमारी डिस्कशन हमारे साथ ले रहे हैं। तो ये है कि उनके वो बार बार मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर टेंसेस करवा दें, ये रूल करवा दें, वो रूल करवा दें। तो बेटे अभी ऐसे टाइम नहीं है कि सारा जो सिलेबस है वो रिकॉर्ड करके मैं डाल सकूं। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन भी आए उसको इतनी डिटेल के साथ मैं बता दूं कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना वो आपके क्लियर हो जाए। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन है 179। क्वेश्चन 179 में आपके पास है आफ्टर, और आफ्टर के बाद लिखा हुआ है लर्नड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। अब देखें आफ्टर के बाद वाली बात आप याद रखिएगा कि आफ्टर जहां पर भी आएगा ना, इसके बाद आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट। आफ्टर जहां पर भी आएगा इसके बाद आपको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। यानी कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। अब फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस बोलूं आफ्टर ही एट फूड, आफ्टर ही ड्रैंक द वाटर। अब आफ्टर ही ड्रैंक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आफ्टर ही हैड ड्रंक। आफ्टर के बाद हमेशा टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर आप पास्ट परफेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप आफ्टर के बाद टेंस लिखने की बजाय जेरेंड लिख देते हैं। ठीक है, जेरेंड लिख देते हैं, यानी कि आप कौन सी फॉर्म लिख देते हैं, अभी हम जेरेंड के बारे में पढ़कर आए, आईएनजी फॉर्म। जैसे फर्ज करें मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस कौन सा लिखा, आगे सेंटेंस चलेगा लेकिन मैं इसको यहां पे कॉमा लगा के छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास हम अपने पूरी एग्जांपल नहीं कोट कर रहे, सिर्फ एक क्लॉज मैं कोट कर रहा हूं। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क। अब जैसे ही आफ्टर आएगा ना, तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि आफ्टर ही फिनिश्ड हिज टास्क, ही फिनिश नहीं लिखना। आफ्टर के बाद हमेशा टेंस कौन सा आएगा आपके पास, पास्ट परफेक्ट आएगा। यहां दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं बोलूंगा आफ्टर फिनिशिंग। मैं क्या बोलूंगा, आफ्टर फिनिशिंग हिज टास्क, यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद। अगर मैं आफ्टर लिख रहा हूं उसके बाद पास्ट परफेक्ट नहीं लिख रहा, तो दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं क्या लिखूंगा, जेरेंड लिखूंगा। जैसे यहां पर आपके पास सेंटेंस में आफ्टर लर्नड लिखा हुआ है, आफ्टर लर्नड नहीं होगा। ठीक है, आपको यहां तो लिखना होगा, चूंकि चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो या आप इसको आफ्टर के बाद दो तरह से कर सकते हैं। आप इसे कर सकते हैं आफ्टर दे हैड लर्नड, डेफिनेटली हम इसे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। या दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम इसे लिखेंगे आफ्टर लर्निंग टू प्रिंट। हम इसे आफ्टर के बाद क्या लिखेंगे, जेरेंड लिखेंगे। तो दो तरीकों के साथ आप आफ्टर को सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट वाला है ना, ये मैंने आपको एक और रूल बताया था कि आप इसी सेम बात को कर सकते हैं हैविंग के साथ। आप हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं आफ्टर की बजाय लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा हैविंग फिनिश्ड हिज टास्क। जब मैं लिखूंगा ना हैविंग फिनिश्ड हिज टास्क, तो इसका मतलब सेम वही होगा जो आफ्टर ही हैड फिनिश का मतलब है। यानी कि आफ्टर ही हैड फिनिश का मतलब क्या है कि अपना काम मुकम्मल करने के बाद, और हैविंग फिनिश्ड हिज टास्क का मतलब भी क्या है कि अपना काम मुकम्मल करने के बाद। याद रखिएगा, आफ्टर पास्ट परफेक्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसके साथ, हैविंग के साथ। और हैविंग के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। लेकिन ये थर्ड फॉर्म तब आएगी जब आपकी वॉइस एक्टिव होगी। अगर आपके पास वॉइस पैसिव होगी तो आपने याद रखना है, फिर आपने हैविंग अकेले के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि आपने एडिशन करना है बीन का। ठीक है, फिर आपने बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये तब होगा जब आपके पास वॉइस कौन सी होगी, पैसिव वॉइस। जैसे आपको याद हो, आपके पास चैप्टर है फुलिश क्वैक, और फुलिश क्वैक में वो सेंटेंस बोलता है, वो कहता है हैविंग बीन पनिश्ड। हैविंग बीन पनिश्ड का मतलब क्या है कि सजा हासिल करने के बाद। अब उसने किसी को सजा नहीं दी है। अगर ये सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलूंगा ना, हैविंग पनिश्ड, तो हैविंग पनिश का मतलब होगा सजा देने के बाद।
लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा हैविंग बीन पनिश्ड, तो हैविंग बीन पनिश्ड होगा, क्या होगा, सजा हासिल करने के बाद, मार खाने के बाद। जैसे अगर मैं आसानी के लिए एक सेंटेंस बताऊं तो मैं जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा इखलाकिया से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं जाता। जैसे अभी जैसे हमारे पास होता है, वैसे आजकल का जो टिकटॉक सोशल मीडिया, जो हमारी नस्ल है, आप जो लोग हैं, बेटियां बेटे, उनके लिए तो बहुत सारी बातें इखलाक से गिरी हुई नीचे वाली नहीं होती, जो हमारे लिए इखलाक से थोड़ा सा बिलो द बेल्ट होती हैं। एनी हाउ, देखें अभी जैसे मैं बोलता हूँ गालियां देने के बाद वो भाग गया, और मैं कहता हूँ गालियां खाने के बाद वो भाग गया। अब जब मैं बोलूंगा ना गालियां देने के बाद वो भाग गया, जिसमें उसने गालियां दी हैं, उसने एज सब्जेक्ट ट्रीट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, हैविंग अब्यूज्ड ही रैन अवे। और अगर मैं बोलूंगा ना गालियां खाने के बाद वो भाग गया, तो फिर हम बेटे क्या बोलेंगे, हैविंग बीन अब्यूज्ड। तो जब भी हैविंग आए और आपका एक्टिव सेंटेंस हो तो आपने थर्ड फॉर्म लिखनी है, लेकिन अगर आपके पास पैसिव हो तो आपने बीन के साथ फिर कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। अदरवाइज आफ्टर के साथ यहां तो पास्ट परफेक्ट आता है, और अगर आप आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट नहीं लिख रहे तो फिर आपको जेरेंट लिखना है, जिस वजह से यहां पर आफ्टर लर्नड नहीं होगा, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, आफ्टर लर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 179 में क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 180, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, पहले भी हमारे टेस्ट में था। देखें हम अननेसेसरली, ये मेरी बात पल्ले बांध लें, हम अननेसेसरली प्रोनाउन शिफ्ट नहीं करते हैं। और अननेसेसरली प्रोनाउन शिफ्टिंग का मतलब क्या है, हम अननेसेसरली प्रोनाउन शिफ्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखें जिस प्रोनाउन से बात स्टार्ट होगी ना, खत्म भी उसी बात पर होगी, और अगले सारे केसेस भी उसी के ही होंगे। जैसे देखें यहां पर बात किससे स्टार्ट हुई है, वन से। अब आगे मैं जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस लिखना है ना, वो भी मैंने वन का ही लिखना है। जैसे चार्ली में हमने सेंटेंस में क्या किया गया है, प्रोनाउन शिफ्ट कर दिया गया है, वन को शिफ्ट कर दिया गया है यू पे, जबकि यहां पर यू नहीं होना चाहिए, यहां पर अगेन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे हम पढ़कर आते हैं, वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन, वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन, और वन का पोजेसिव केस क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ वन। आपने अननेसेसरली प्रोनाउन शिफ्ट नहीं करना होता। अगर बात वन से स्टार्ट हुई है तो सारे केसेस भी आगे किसके आएंगे, वन के आएंगे, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। अब यू को रिप्लेस करेंगे वन के साथ। उसके बाद हम चलेंगे जी आगे 181 पे, आई डैश टू हिम बिकॉज आई थॉट आई डैश हिम समवेयर। देखें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपनी टाइमलाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि हमारी टाइमलाइन है, जिस टाइम पर हम मौजूद होते हैं, ये कौन सा टाइम होता है, प्रेजेंट। जो इससे पहले गुजर चुका होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, पास्ट। और जो आने वाला डेफिनेटली होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर। अब ये बात हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम अपने पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कैसे कर लेते हैं, एक हमारे पास होता है नियर पास्ट और एक हमारे पास होता है फार पास्ट। जैसे अगर आपको याद हो ना, 6, 7 या 8, 9th क्लास में आपको क्वेश्चन सेंटेंसेस पढ़ाए जाते थे। हमारे स्कूल जाने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था, हमारे क्लास में आने से पहले एग्जाम खत्म हो चुका था, हमारे घर आने से पहले अम्मी खाना पका चुकी थी, जिसमें एक्चुअल में पास को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास होता है नियर पास्ट और एक हमारे पास क्या होता है, फार पास्ट। याद रखिएगा, जो काम पहले टेक प्लेस हुआ ना, जो पहले टेक प्लेस हुआ उसको हम बोलते हैं फार पास्ट, और उसको हम हमेशा ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो एक्शन बाद में टेक प्लेस हुआ उसको हम लिखते हैं नियर पास्ट में। और नियर पास्ट को याद रखिएगा आप हमेशा किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे अगर आपको वो 9th क्लास वाले सेंटेंसेस याद हो, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब चपड़ासी का घंटी बजाना किस में होगा, फार पास्ट में, और हमारा स्कूल पहुंचना किस पे होगा, नियर पास्ट में। यही वजह थी कि हम उस सेंटेंस को लिखते थे, जब भी हमने घंटी बजाने वाली बात लिखनी होती थी वो किस में लिखते थे, पास्ट परफेक्ट में, और स्कूल पहुंचने वाली बात किस में लिखते थे, पास्ट इंडेफिनेट में। अब जो बात बाद में होगी यानी कि नियर हुई होगी,
उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले हुई होगी उसको क्या बोलेंगे, फार पास्ट। अभी जैसे सेंटेंस देखिएगा, आई डैश टू हिम बिकॉज आई थॉट आई डैश हिम। कहता है मैंने उससे बात की क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे पहले कहीं देखा हुआ है, उससे पहले कहीं मिला हुआ हूं। अब यहां पर मिलना जो था वो लेट पास्ट में रहेगा, लेट पास्ट में रहेगा तो इसका मतलब हम यहां पर सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे बात की, बिकॉज आई थॉट आई हैड सीन हिम समवेयर। हम नियर पास्ट को, चूंकि ये नियर पास्ट है तो नियर पास्ट को हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। नियर पास्ट को किस में किया जाएगा, नियर पास्ट को हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और चूंकि ये फार पास्ट है, ये उससे पहले वाले एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हम इसको फार में लिखेंगे। और फार में लिखने का मतलब क्या है कि हम इसे हमेशा किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हम अपने पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, नियर पास्ट और फार पास्ट। जब पास्ट में दो एक्शन टेक प्लेस हो रहे हो तो हमने देखना है कि पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। जो पहले हो रहा है, जो पहला एक्शन है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद वाला एक्शन है नियर पास्ट में वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसलिए हमारे पास यहां पे करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली, जहां पर पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास है 182, और 182 क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा आपके पेपर का हिस्सा रहा सेंटेंस था, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम या ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप देखें सेंटेंस कैसे चलता है, जहां कहीं पर सेंटेंस में फॉर और सिंस आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर भी सिंस और फॉर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सेंटेंस में जो टेंस चाहिए ना वो परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। जहां पर भी सेंटेंस में क्या आ जाए, जहां भी सेंटेंस में क्या आ जाए कि सेंटेंस में हमारे पास आ जाए सिंस और फॉर, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो सेंटेंस चाहिए, हमें जो टेंस चाहिए वो कौन सा चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। और अगर सेंटेंस में कोई टाइम का कीवर्ड नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें कौन सा टेंस चाहिए है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस आपको बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पर पेपर बनाने वाला आपके क्वेश्चन के साथ नहीं खेलता बल्कि आपकी ऑप्शन के साथ खेलता है। अब अगर मैं इनका करूं, इनकी ऑप्शन बनाता हूं नो, मैं इनकी ऑप्शन बनाता हूं न्यू, मैं इनकी ऑप्शन बनाता हूं हैज नोन, और मैं इसकी ऑप्शन बनाता हूं हैज बीन नोन। मैं चार ऑप्शंस बना लेता हूं। अब हैज बीन नोइंग याद रखिएगा। अब वैसे जैसे ही मैं यहां पर फॉर या सिंस पढ़ता हूं ना तो मुझे क्या लगता है कि यार परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन नोइंग आता है तो फौरन बच्चे क्या करते हैं, हैज बीन नोइंग को क्लिक करने की कोशिश करते हैं। जबकि याद रखिएगा नो की आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती है, नाउन के तौर पर जरूर एग्जिस्ट कर सकती है जेरेंट के तौर पे, लेकिन मेन वर्ब के तौर पर आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हैज बीन नोइंग ठीक नहीं हो सकता। अब देखिए हमें टेंस चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं है। अब हमारे पास जो सेंटेंस की अरेंजमेंट चलती है ना वो याद रखिएगा, सबसे पहले टेंस हमारे पास कौन सा होता है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के बाद हमारे पास कौन सा होता है, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस के बाद हमारे पास कौन सा होता है, परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद हमारे पास बेटे कौन सा होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां पर जो हमें यहां पर जो टेंस चाहिए था ना वो चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जब परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है ना हमारे पास तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस से ऊपर वाले टेंस में चले जाएंगे, और ऊपर वाला टेंस हमारे पास कौन सा होगा, परफेक्ट। अब परफेक्ट अगर ऑप्शन है तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैज नोन। यानी कि इन चार ऑप्शन में से इस सेंटेंस के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हैज नोन। अच्छा फर्ज करें अगर ये वाला सेंटेंस ना होता, ठीक है, और यहां पर ऑप्शन ए में होता नोज, हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट के बाद चले जाते कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस में अगर यहां पर इज नोइंग लिखा भी होता ना तो हमें इस बात का पता होना चाहिए था कि नोइंग की आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब नोइंग नहीं हो सकता।
इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो फिर हम कॉन्टिन्यूअस से भी ऊपर चले जाते, और कॉन्टिन्यूअस से भी ऊपर जाते तो किस पे जाते, इंडेफिनेट पे, और फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, नोज होता। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास सिंस और फॉर के साथ किस पे रहेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो किस पे चले जाएंगे, परफेक्ट पे। अगर परफेक्ट नहीं है तो किस पे चले जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस पे। और अगर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है तो फिर किस पे चले जाएंगे, इंडेफिनेट पे। और इन केस अगर इंडेफिनेट भी नहीं है तो फिर बेटे हम अपना टाइम शिफ्ट करेंगे। टाइम कैसे शिफ्ट करेंगे, फिर हम प्रेजेंट से जंप करेंगे किस पे, पास्ट पे। फिर अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन फिर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अरेंजमेंट वही रहेंगी, टाइम शिफ्ट हो जाएगा। पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे फर्ज करें अगर मैं 4 ऑप्शन बनाता हूं, अभी आपको सारी बात ये समझ में आ जाएगी। अगर मैं 4 ऑप्शन बनाता हूं, पहली है नो, दूसरी है आपके पास वाज नोइंग, ठीक है, तीसरी है आपके पास हैव नोन, और चौथी है आपके पास हैज बीन नोइंग। अगर यही सेम स्टेटमेंट के लिए मैं 4 ऑप्शन बनाता हूं, अब देखें जैसे मैं फॉर या सिंस पढ़ूंगा मुझे पता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, हैज बीन नोइंग। मुझे पता है कि है नोइंग जो है वो आईएनजी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब मेरा डेल्टा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस पे जाऊंगा, परफेक्ट पे। परफेक्ट में मैं गया तो यहां पर लिखा हुआ था हैव नोन। अब हैव ही के साथ अग्री नहीं करता, इसका मतलब मेरा चार्ली ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब परफेक्ट टेंस भी नहीं है तो मैं किस पे चला जाऊंगा, कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस पे गया तो इज नोइंग है ही नहीं, इज नोइंग नहीं है तो फिर मैं चला गया इंडेफिनेट पे। इंडेफिनेट पे गया तो लिखा हुआ था नो। अब नो ही के साथ अग्री नहीं करता, क्योंकि नो ही की वजह से नो के साथ क्या होना चाहिए, एस का एडिशन होना चाहिए। इसका मतलब मेरा अल्फा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब प्रेजेंट वाले तो चारों टेंसेस सेंटेंस में गलत हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रेजेंट से शिफ्ट करूंगा पास्ट पे, लेकिन मैं जाऊंगा कहां से, स्टार्ट मैंने अगेन कहां पे करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही करना है। पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर पास्ट परफेक्ट होगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब मैं देखता हूं सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगेन वही बात है कि नोइंग की आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। जब नोइंग की आईएनजी फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब मैं यहां पर सेंटेंस को ठीक नहीं कर सकता, मेरा बीटा ऑप्शन भी गलत होगा। तो टेक्निकली इन चारों ऑप्शन में मेरा करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो यहां पर अगर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता न्यू तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलता, पास्ट इंडेफिनिट में हम चले जाते न्यू के साथ, ठीक है। तो ये पूरी बात याद रखनी है, सिंस फॉर के साथ हमारी बात स्टार्ट होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से चली जाएगी परफेक्ट पे, कॉन्टिन्यूअस पे, इंडेफिनिट पे, और जब प्रेजेंट के चारों टेंसेस नहीं होंगे तो फिर हम प्रेजेंट से शिफ्ट कर जाएंगे किस पे, पास्ट पे। लेकिन अगेन बात वही है कि फिर हमने करना किस पे है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। लेकिन ये टाइम वाला सीन हमारा तब बनेगा जब सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होगा। आप जरा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, ही सेड। अब रूल हमें ये कहता है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। अब देखें सिंस और फॉर के साथ हमें टेंस चाहिए होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेड की वजह से हमें जो टाइम चाहिए वो क्या चाहिए, पास्ट। तो एक्चुअल में जो हमें यहां पर टेंस चाहिए ना वो चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन में हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेंटेंस में नो है, हैव नोन है, न्यू है, हैड नोन है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मौजूद नहीं है। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मौजूद नहीं है ना तो हम एज पर रूल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से यानी कि नंबर 1 से किस पे चले जाएंगे, नंबर 2 पे हम आ जाएंगे, हम किस पे आ जाएंगे, परफेक्ट पे। अब परफेक्ट क्या लिखा हुआ है, हैड नोन, तो हमारे पास यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटे चलेगा, हैड नोन। और इन केस फर्ज करें यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन वैसे डेल्टा है, लेकिन अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि यहां पे डेल्टा ऑप्शन दिया ना गया होता और मैं आपसे कहता कि इन 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो फिर आप याद रखिएगा परफेक्ट के बाद जाते कॉन्टिन्यूअस पे और कॉन्टिन्यूअस के बाद जाते इंडेफिनिट पे। तो इन 3 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा होता, न्यू, क्योंकि हमें पास्ट के बाद पास्ट लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। इस पूरी बात को याद रखिएगा, पेपर में आ चुका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे 183 पे, नो सूनर। जहां पर भी आपके पास सेंटेंस में नो सूनर आ जाए
मैंने आपको बोला हुआ है कि जहां पर भी आपके सेंटेंस में नो सूनर आ जाए, आपको सेंटेंस के लिए 3 रूल याद रखने हैं, 3 बातें याद रखनी है। उसमें से नंबर 1 बात यह है कि जब भी नो सूनर आएगा, नो सूनर के साथ आपका पेयर, आपका कोरिलेटिव किसके साथ बनेगा? देन के साथ। नो सूनर को कभी भी आप देन के अलावा, कभी भी देन के अलावा ठीक नहीं कर सकते। जहां पर भी नो सूनर आएगा वहां पर आपके पास क्या आएगा? देन आएगा। अच्छा, जहां पर भी नो सूनर आएगा उसके बाद आपके पास क्या आएगा? उसके उसके पेयर के साथ आपके पास क्या आएगा? देन आएगा। रूल नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि नो सूनर के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। अब नंबर 2 आपने क्या याद रखना है कि नो सूनर के साथ, नंबर 2 आपने क्या याद रखना है कि नो सूनर के साथ या तो आप पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे या आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, और देन के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट। ये रूल नंबर 2 टेंसेस से रिलेटेड आपने याद रखना है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, नो सूनर के साथ या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा, 2 बातें, और देन के बाद हमेशा क्या आना है? पास्ट इंडेफिनिट आना है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है कि आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं या पास्ट परफेक्ट लिख रहे हैं, आपको नो सूनर के बाद इन्वर्जन लिखनी होती है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है सब्जेक्ट से पहले। आप हेल्पिंग वर्ब को कहां पर ले आते हैं बेटे? सब्जेक्ट से पहले। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। नो सूनर के बाद आपको इन्वर्जन लिखनी होती है, याद रखिएगा। यानी कि अगर आप पास्ट परफेक्ट लिख रहे हैं तो आपको हैड पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो आपको डिड लिखना है, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है नो सूनर के साथ। अब देखिए नो सूनर के साथ क्या लिखा हुआ है? नो सूनर के साथ देन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा रूल नंबर 1 ठीक है। नो सूनर के साथ द स्टॉर्म रिज्यूम्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, हमारा रूल नंबर 2 भी ठीक है। अब हमने देखना है रूल नंबर 3, पास्ट परफेक्ट चाहिए या पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, लेकिन दोनों में से जो भी चाहिए हमने उसको लिखना किस में है? हमने उसको इन्वर्जन में लिखना है। अब डेट, अगर आप अल्फा देखेंगे, अल्फा शी क्रॉस लिखा हुआ है, एफर्मेटिव है, ये हम लिख नहीं सकते। डेल्टा देखेंगे तो लिखा हुआ है डिड शी क्रॉस्ड। अब डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत। अब चार्ली में लिखा हुआ है हैडंट। अब याद रखिएगा, अगर आप नो सूनर के साथ अगेन नेगेटिव लिख देते हैं तो आप ग्रामर का एक और एरर कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल नेगेटिव। आपको यहां पर एक और निगेशन नहीं लिखना है, नो सूनर ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है? डबल निगेशन नहीं लिखना है आपको। इसीलिए हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्टीमेटली कौन सा बनेगा? बीटा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट लिख रहे हैं और पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वो पहले लिख रहे हैं और उसका सब्जेक्ट कहां पर लिख रहे हैं? बाद में। हैड शी क्रॉस्ड। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा बीटा। तो ये 3 रूल्स हैं जो आपको नो सूनर के लिए याद रखने हैं। जहां पर भी नो सूनर आ जाए, ये 3 रूल आपके दिमाग में चलने चाहिए। उसके बाद है 184, प्लीज डैश। तो पहले प्लीज की बात कर लेते हैं। प्लीज के बाद अगर आप इंपेरेटिव लिख रहे हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे आप बोलते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कम विद मी, प्लीज लिसन टू मी। जब भी आप एफर्मेटिव लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव लिख रहे होते हैं ना तो नेगेटिव में आप डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आप कभी किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे प्लीज नॉट स्मोक, आप क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट स्मोक, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है? इसका मतलब नॉट स्मोक वाले दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत होंगे, अल्फा बी और डेल्टा बी। उसके बाद अंटिल आफ्टर द प्लेन। अब जैसे ही आफ्टर आ गया ना तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर के बाद आपने क्या लिखना है? परफेक्ट टेंस लिखना है।
अब यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो यहां पर क्या चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, प्लीज डोंट स्मोक आफ्टर द प्लेन हैज टेकन ऑफ। ठीक है, जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हो जाता है तब तक आप मेहरबानी करें सिगरेट मत पिएं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या होगा, चार्ली टुक ऑफ की वजह से हमारा बीटा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद चलेंगे 185 पे, आई सा डैड, सबसे आसान तरीन पैरेलल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। जब पास्ट आ गया तो पास्ट के बाद डेफिनेटली हमारे पास क्या रहेगा, पास्ट ही रहेगा। तो हमें यहां पर पास्ट टेंस ही चाहिए, तो पास्ट टेंस हमारे पास एक ही ऑप्शन लिखी हुई है, डेट इज डेल्टा। आई सा डैट, शी ट्राइज नहीं हो सकता, शी इज ट्राइंग नहीं हो सकता, शी हैज बीन ट्राइंग नहीं हो सकता। अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद चलेंगे आप 186 पे। 186 में आप जैसे इफ का वर्ड पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल, और कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होती है जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। जीरो कंडीशन में हम इफ के साथ या किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो दोनों क्लॉजेज लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, 100% रियलिटी होती है, इसलिए दोनों क्लॉजेज किस में जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट कंडीशन यानी कि फ्यूचर कंडीशन में हम फर्स्ट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जबकि उसके बाद सेकंड क्लॉज को हम लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर हम ट्रांसलेशन को देखेंगे तो दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में जानी चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, इस वजह से हम एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन यानी कि पास्ट कंडीशन आती है, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम सेकंड क्लॉज को लिखते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं वादा नहीं करता अपने उन बेटों और बेटियों के साथ जो कि बार बार मुझे कहते हैं कि सर एक टेंसेस पे वर्ब पे लाजमी तौर पर वीडियो बना दें, लेक्चर बना दें। मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं किसी और चीज पर लेक्चर बना सका या ना बना सका, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कंडीशनल पर एक थॉरो लेक्चर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं जरा कंडीशनल लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ाता हूं। मैं कंडीशनल लेक्चर सिर्फ इफ क्लॉजेस के साथ नहीं पढ़ाता, मैं विश भी साथ ही पढ़ाता हूं, सब्जेक्टिव भी साथ ही पढ़ाता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक जो कंप्लीट लेक्चर है ना वो मैं कंडीशनल पे दूं। फिलहाल के लिए ये चारों कंडीशन में आप याद रखेंगे। उसके बाद अनरियल कंडीशन हमारे पास आ जाती है, लेट पास्ट कंडीशन आ जाती है, जिसमें हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट के साथ हम लिखते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये बातें आप सब जानते हैं, सिर्फ दो बातें ऐड करूंगा और इनको वाइट से कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। देखें, ये जो इफ का वर्ड होता है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये इफ का वर्ड रिप्लेस हो सकता है व्हेन के साथ, बिकॉज के साथ, सिंस के साथ, इन वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह वुड का वर्ड है, और जैसे आपने नर्म्स के पेपर में अभी रिसेंटली देखा, हम इस वुड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, कुड के साथ। हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं और टू के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट के साथ। लेकिन याद रखिएगा, हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते कैन के साथ और मे के साथ। हम इसे माइट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जब भी कंडीशनल आ जाए तो दो बातें आप जेहन में बिठा लें कि जी इफ होना चाहिए और वुड होना चाहिए। ये इफ भी रिप्लेस हो सकता है और वुड भी रिप्लेस होता है। तो इसलिए जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस लिखना है, इफ और वुड को जेहन में बिल्कुल नहीं बिठाना। सिर्फ यही दो वर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते, याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, जब इफ लिखा हुआ है तो उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्लॉज किस में लिखी हुई है जी, हमारे पास क्लॉज में लिखा हुआ है वुड प्लस राइट, यानी कि हमारे पास लिखी हुई है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसका मतलब है इफ क्लॉज किस में होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, न्यू। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद देखेंगे इफ आई हैड अ बाईसाइकिल। अब देखिए होता क्या है हमारे पास
कि जब भी हम हैड पढ़ते हैं ना तो हमारे ज़हन में फौरन से पहले ही आ जाता है कि जी हैड आ गया ना, तो हैड आ गया तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होगा इफ के साथ, तो हमें आगे लिखना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर आप इस रविश को बरकरार रखते हैं तो डेफिनेटली फिर आप अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेंगे, वुड हैव गॉन, जबकि ये किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ, यहां पर हैड मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है बल्कि ये सिंपल पास्ट है। पास्ट परफेक्ट ये तब होता जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। देखें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह हैव के साथ या हैज के साथ, इसी तरह हैव के साथ या हैज के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी नहीं हुई, अब जस्ट आपके पास हैज या हैव लिखा हुआ है या आपके पास हैड लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है हैज और हैव होगा तो ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट होगा, और अगर हैड होगा तो ये आपके पास सिंपल पास्ट होगा। आपके पास हैड ऐसा नहीं है कि जहां पर भी हैड आ गया तो रगड़ा दे दें, आप उसे पास्ट परफेक्ट बना दें। हैड के साथ पास्ट परफेक्ट तब बनेगा जब उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह फिर आप पेयर में भी याद रखेंगे, हम हैज का पेयर नहीं बनाते, हम हैव का पेयर नहीं बनाते, हम हैव का पेयर नहीं बनाते या हैज का पेयर नहीं बनाते। ये कोई टेंसेस नहीं बनते क्योंकि हमें इनके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे चल सकते हैं, देखें, या तो सिर्फ हैज हैव होगा या सिर्फ हैड होगा, और अगर पेयर दिया हुआ है तो हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि हैड दिया गया होगा। हैव हैड दिया गया होगा तो ये टेंस कौन सा होगा, ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हैड दिया गया होगा तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपके पास ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमें इनके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। अगर यहां पर सेंटेंस में हैड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है और आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि वो वुड हो सकती है, कुड हो सकती है, शुड हो सकती है, जो भी हम बात कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास यहां पर कौन सा होगा, बीटा। हैड के वर्ड को गौर से पढ़ना है। हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं होता, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट तब होता है जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहां पर आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है 188 विश। बच्चों ने बहुत सारी बेटों और बेटियों ने मैसेज भी किया कि सर ये विश वाला स्ट्रक्चर बता दें। अब देखें, जहां पर भी ये विश आएगा ना, आपने विश के बारे में ख्याल रखना है कि जब तक आप टाइम जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक आप विश का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। उसकी रीजन ही है, देखें, हमारे पास टाइम होते हैं 3। हमारे पास पहला टाइम क्या होता है, प्रेजेंट। हमारे पास टाइम होता है फ्यूचर। हमारे पास टाइम होता है पास्ट। अब ट्विस्ट ये है कि अगर प्रेजेंट टाइम की विश है तो प्रेजेंट टाइम की विश जाएगी जी पास्ट इंडेफिनेट में। विश प्रेजेंट टाइम की होगी लेकिन जाएगी किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, और अगर सेंटेंस में फ्यूचर की विश है तो फ्यूचर की विश के लिए आप लिखेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर पास्ट की विश है तो पास्ट की विश दो तरह से हो सकती है, आप उसे पास्ट परफेक्ट के साथ लिख सकते हैं और आप उसे लिख सकते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ये 3 स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अभी जैसे मैं इसी एक सेंटेंस पर आपको तीनों अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड है आई विश, आई डैश द आंसर बट आई डोंट। अब ये जो डोंट का वर्ड है ना, ये हमें क्या बताता है कि हम विश कौन से टाइम के लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए। इवन विश का वर्ड भी हमें क्या बताता है कि विश कौन से टाइम के लिए हो रही है, प्रेजेंट टाइम के लिए हो रही है। इसी तरह ही है ना हमारे पास, अब विश प्रेजेंट टाइम में हो रही है लेकिन ट्रांसलेट किस में होगी, पास्ट इंडेफिनेट में। आई विश आई डैश द आंसर बट आई डोंट, इसको हम करेंगे इफ आई विश आई न्यू द आंसर।
प्रेजेंट टाइम की विश है, लेकिन ट्रांसलेट किस में होगी, पास्ट में। और फर्ज करें अगर मैं इसको कर दूं, डोंट को कर दूं डिडंट के साथ, और मैं यहां पर विश को कर दूं विश्ड के साथ, तो अब हमारी विश कौन से टाइम में चली जाएगी, पास्ट टाइम में। और पास्ट टाइम की विश को या तो आप पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं या वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। अगर डोंट की जगह पे डिडंट होता, अगर विश की जगह पे विश्ड होता, तो हम इस सेंटेंस को दो तरह से ठीक कर सकते थे। या तो हम बोलते आई विश्ड आई हैड नोन, या फिर हम क्या करते, आई विश्ड आई वुड हैव नोन। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपने याद रखना है, आपने विश वाले मामले में सबसे पहले टाइम देखना है, प्रेजेंट टाइम की विश है, फ्यूचर टाइम की विश है या पास्ट टाइम की विश है। आपको टाइम देखने के लिए लाजमी तौर पर सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, कुछ ना कुछ कीवर्ड ढूंढना है। अगर प्रेजेंट टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, फ्यूचर है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, और पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, यहां पर चूंकि प्रेजेंट टाइम की विश थी हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास चलेगा आई विश आई न्यू द आंसर बट आई डोंट। लेकिन यहां पर भी आपने एक प्रेफरेंस रूल याद रखना है। प्रेफरेंस रूल क्या है कि अगर हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम प्रॉक्सिमिटी पे जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हम नियरनेस के रूल पे जाते हैं कि उसके करीब तरीन कौन सा है। जैसे फर्ज करें अगर यहां पर ऑप्शन में न्यू होता ही ना, सेंटेंस सेम होता यही लेकिन न्यू होता ही ना, और न्यू नहीं होता, तो फिर हमारे पास ना तो नो आंसर हो सकता था, ना वुड नो हो सकता था, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, हैड नोन होता। याद रखिएगा, फिर हम प्रेजेंट की बजाय किस पे चले जाएंगे, पास्ट में। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, न्यू। करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा बीटा। उसके बाद है 189, द डॉक्टर इंसिस्टेड। इस वर्ड को पल्ले बांध लें, इंसिस्टेड की आपको स्टार लगा रहा हूं, ये आपका एक्चुअल में कीवर्ड है, और ये आपका तीसरी तरह का कंडीशनल है जिसको हम बोलते हैं सबजंक्टिव कंडीशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबजंक्टिव। अब सबजंक्टिव असल में है क्या, देखें अगर आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इनमें से कोई एक वर्ड आपके पास आता है, ये सारे वर्ड्स को रट्टा मार लें। अमूमन मैं चीजों को रट्टा मारने का कहता नहीं हूं, लेकिन इन सारे वर्ड्स को रट्टा मार लें। एडवाइस है, आस्क है, कमांड है, डिमांड है, डिजायर, इंसिस्ट, प्रपोज, ये जितने भी वर्ड हैं इनको रट्टा मार लें। अगर ये आता है ना, आपको तीन बातें जहन में रखनी है, बल्कि अगर आप इन्हें चार कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। नंबर 1, अगर इनमें से कोई वर्ड आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आता है, तो सेकंड पार्ट के लिए आपको ये चार बातें याद रखनी है। नंबर 1, सेकंड पार्ट में आपने कोई मॉडल एक्सिलरी नहीं लिखना, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट नहीं लिखना। बोलने में सुनने में ऐसा लगेगा कि मॉडल एक्सिलरी होना चाहिए, जैसे इट इज नेसेसरी दैट ही शुड टेक एक्सरसाइज। अब जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये गलत है, लेकिन चूंकि ये इट इज नेसेसरी है, सबजंक्टिव मोड में जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यहां पर मॉडल एक्सिलरी नहीं लिखना, याद रखिएगा। नंबर 2, आपने कोई टेंस फॉलो नहीं करना है। कोई टेंस फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि आपने जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, बेयर इंफिनिटिव, या जिसको आप क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, या जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे अभी देखें, मैंने मॉडल एक्सिलरी हटा दिया, अब मॉडल एक्सिलरी हटा दिया तो बाकी रह गया ही टेक एक्सरसाइज डेली। लेकिन अब हम जैसे ही के साथ टेक पढ़ते हैं ना, तो हमारे फौरन हमारे जहन में आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें ही के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन भी करना है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप अपने रूल को वायलेट कर रहे होंगे। हमने किसी टेंस को नहीं देखना, हमने जस्ट बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव लिखनी है। जैसे आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी दैट ही टेक एक्सरसाइज। टेक ही के साथ अग्री नहीं करता, लेकिन ये सबजंक्टिव मोड है, यहां पर हमें सिर्फ बेस फॉर्म लिखनी है, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम वायलेट करते हुए हमारा करेक्ट सेंटेंस चलेगा, इट इज नेसेसरी दैट ही टेक एक्सरसाइज।
और आखिरी बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ तो आपने बी लिखना है और बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे आप ये वाली एग्जांपल देखेंगे, द लेबरर्स डिमांडेड। अब जैसे डिमांडेड का वर्ड आ गया, इसका मतलब हमें सब्जंक्टिव में जाना है। तो सब्जंक्टिव में जाने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल एक्सिलरी को हटाना है। नंबर 2 हम देखेंगे वेजेस लिखा हुआ है। अब वेजेस वही वाली बात है कि वेजेस सब्जेक्ट का रोल तो नहीं प्ले कर सकते, वेजेस किसका रोल प्ले करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली ये क्लॉज हमारे पास किस में है? पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में भी है और मॉडल इसमें सब्जेक्टिव में भी है, तो हम क्या करेंगे, हम बी लिखेंगे और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस चलेगा, द लेबरर्स डिमांडेड दैट देयर वेजेस बी इंक्रीज्ड। पैसिव की सूरत में बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है आपने। अब अपने एक तरह क्वेश्चन पे आइएगा, द डॉक्टर इंसिस्टेड दैट शी डैश टू हॉस्पिटल फॉर टेस्ट। जब हमने शी लिखा तो हमने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हमें एस, हमें मॉडल एक्सिलरी, हमें हैज, है, विल, शैल कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? अल्फा। आपने सब्जंक्टिव को पूरे इन सारे वर्ड्स को अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। मैं अमूमन रट्टा मारने के हक में नहीं होता, कहता नहीं हूं, लेकिन इन वर्ड को देख लीजिएगा। अब उसके बाद आएगा बाय नेक्स्ट मंथ। अब दो बातें हैं, जब नेक्स्ट मंथ आ गया तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर की। और नंबर 2 जो आपके पास कीवर्ड है वो है बाय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बाय आ गया ना तो आपने याद रखना है, ये बाय का कीवर्ड जब फ्यूचर के लिए आता है तो इसका मतलब होता है ये कंप्लीशन की बात हो रही है। बाय नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि अगले महीने तक ये हो गया होगा, अगले महीने तक ये हो चुका होगा। जब भी बाय का वर्ड फ्यूचर के लिए आएगा आपने याद रखना है, आपने जो टेंस लिखना है वो आपके पास होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है कि आपने विल और शैल के साथ आपने क्या लिखना है? विल और शैल के साथ विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे? थर्ड फॉर्म लिखनी है। जब बाय का वर्ड फ्यूचर के टाइम के साथ आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने लिखना, याद रखिएगा। तो विल बी सेलिंग नहीं होगा, सेल नहीं होगा, शैल हैव बीन सेलिंग नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? विल हैव सोल्ड। सेंटेंस आपके पास कैसे चलेगा? सेंटेंस आपके पास चलेगा कि बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव सोल्ड ऑल हिज बुक्स। वो अगले महीने तक अपनी सारी किताबें बेच चुका होगा। आपको बाय टाइम के लिए जो टेंस चाहिए वो कौन सा चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। पल्ले बांध लीजिएगा, जहन में रखिएगा। उसके बाद है 191, ही डैश नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग। अब सिंस या फॉर आ जाए तो हमारे पास जो टेंस होता है वो कौन सा होता है? जो भी हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी कीवर्ड नहीं दिया गया होता तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही तो हमने लिखना ही है, लेकिन किसका लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर ना हुआ तो फिर हम किस पे जाएंगे? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना हुआ तो फिर किस पे जाएंगे? परफेक्ट पे। और अगर परफेक्ट ना हुआ तो फिर किस पे जाएंगे? कॉन्टिन्यूस पे। और अगर कॉन्टिन्यूस ना हुआ तो फिर किस पे जाएंगे? इंडेफिनेट पे। और अगर ये चारों ना हुए प्रेजेंट के तो फिर हम चारों में प्रेजेंट की बजाय किस पे चले जाएंगे? पास्ट पे। लेकिन शुरू किससे करेंगे? प्रेजेंट पर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। बहरहाल वापिस आते हैं, तो हमें चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चारों ऑप्शन में कहीं पर मौजूद नहीं है। फिर हमें चाहिए परफेक्ट, और परफेक्ट क्या लिखा हुआ है? हैव हैड। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, इसमें हैव आपके पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हैड इसमें क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब के तौर पे। तो ये सेंटेंस चलेगा, ही हैव हैड नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा? हैव हैड। और याद रखिएगा कि जब भी आप हैज और हैव और हैड पढ़ेंगे तो हैज, हैव और हैड के साथ जब तक थर्ड फॉर्म नहीं लिखी गई होती तब तक ये सेंटेंस में खुद किसके तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं? मेन वर्ब के तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 192 पे, ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो जेरेंट का रूल है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
अमूमन हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमने टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख के क्या बना दिया, इंफिनिटिव बना दिया। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास यहां पर ऐसे भी हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि सेंटेंस में जेरेंड लिखते हैं। जैसे हमारे पास अडिक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू है, कमिट टू है, अवर्स टू है, डिवोट टू है, फॉल टू है, टेक टू है, अकस्टम टू है, विद द व्यू टू। जैसे भी सेंटेंस देखेंगे, ही इज अडिक्टेड टू स्मोक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही हैज ऑब्जेक्टेड मी टू वेस्ट माई टाइम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, टू वेस्टिंग माई टाइम। ये वो एक्सप्रेशन है जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि जेरेंड लिखते हैं, और ये वही जेरेंड का फोर्थ रूल है जो मैंने आपसे कहा था, आगे हम जाके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, और फॉरवर्ड टू के बाद चूंकि आईएनजी फॉर्म आनी है तो क्या आएगा, ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग इन वर्क अगेन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद आपके पास है 193 द यूनाइटेड नेशंस। आपके पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे होते हैं तो चाहे वो इंस्टीट्यूट का नाम प्लूरल फॉर्म में लिखा गया हो, आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। अब दिखने में तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि नेशंस की वजह से क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में एक इदारे का नाम है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है, इसलिए हम इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इसी तरह जब भी आप किसी बुक का नाम लिखते हैं, किसी जर्नल का नाम लिखते हैं, किसी मूवी का नाम लिखते हैं, किसी आर्टिकल का नाम लिखते हैं, अगर वो प्लूरल हैं भी तो आप उनको प्लूरल नहीं लिखते बल्कि आप उनको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर द यूनाइटेड नेशन डोंट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यूनाइटेड नेशन डजंट अप्रूव। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। बुक के नाम को, आर्टिकल के नाम को, मैगजीन के नाम को, मूवी के नाम को, स्टोरी के नाम को, उसके बाद किसी भी इदारे के नाम को, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन के साथ लिखा हुआ है, आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट नहीं करना। उसके बाद है 194 ऑल ऑफ द न्यूज। देखें, ऑल हमारे पास उन क्वांटिफायर में से एक है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे हमारे पास सम का वर्ड है, एनी का वर्ड है, इनफ का वर्ड है, नो का वर्ड है, हमारे पास मोस्ट का वर्ड है, हमारे पास ऑल का वर्ड है, हमारे पास अ लॉट ऑफ का वर्ड है, हमारे पास लॉट्स ऑफ का वर्ड है, हमारे पास रेस्ट ऑफ है। ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। ये वो सारे क्वांटिफायर हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने इनके साथ आने वाले नाउन को देखना होता है। अगर इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अगर इनके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है ऑल ऑफ द न्यूज। अब न्यूज के बारे में हम नाउन में पढ़कर आते हैं कि न्यूज को हम हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अनकाउंटेबल ट्रीट करेंगे। तो जब हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द न्यूज को प्लूरल ट्रीट नहीं करना, हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह लिखा हुआ होता, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ होता ना, तो चूंकि स्टूडेंट प्लूरल है तो फिर हम ऑल ऑफ द स्टूडेंट वाज ना लिखते, फिर हम क्या लिखते, वर लिखते। यहां पर हमें न्यूज की वजह से इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, ऑल ऑफ द न्यूज वाज बीन तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, हैज बीन। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आते हैं, ये सारे क्वांटिफायर याद रखिएगा। और इनके साथ आने वाले नाउन के अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखते हैं। उसके बाद है अ हाई परसेंटेज ऑफ द पीपल। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी इसी तरह है। देखें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम परसेंटेज लिख रहे हैं ना तो हम परसेंटेज के साथ आने वाले नाउन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। जैसे फर्ज करें अगर मैं लिखता हूं 50% ऑफ क्लास, अब मैं 50% लिखूंगा तो मैं क्लास को देखूंगा, क्लास की वजह से मैं क्या लिखूंगा, इज। और अगर ये मैं एक्सप्रेशन यू लिखूं
50% ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टूडेंट्स की वजह से इज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, आर। इसका मतलब 50% का कोई ताल्लुक नहीं है सिंगुलर प्लूरल होने से। किसका ताल्लुक है, नाउन का ताल्लुक है। क्लास होगा तो इज आएगा, स्टूडेंट्स होगा तो प्लूरल आएगा। लेकिन यहां पर 50%, 60%, 70% नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है अ हाई परसेंटेज। अगर 50, 60, 70 लिखा हुआ होता तो फिर हम किसको देखते, पीपल को। अभी यहां पर हम पीपल को नहीं देखेंगे, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल अप्लाई करेंगे ऑफ वाला, कि जब आप दो नाउन को, दो सब्जेक्ट को ऑफ के साथ, सब्जेक्ट 1 हमारे पास क्या है, अ हाई परसेंटेज ऑफ, सब्जेक्ट 2 हमारे पास क्या है, पीपल, ऑफ आता है तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा किसके साथ होती है, फर्स्ट वन के साथ। अ हाई परसेंटेज ऑफ, हाई परसेंटेज को हम क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल वाज वोटिंग। अगर ये 50%, 60%, 70% करके लिखा हुआ होता तो फिर हम ऑफ वाला रूल अप्लाई ना करते, फिर हम पीपल के अकॉर्डिंगली इसको सिंगुलर की बजाय क्या लिखते, प्लूरल लिखते। और ये काम सिर्फ हम सिंगुलर प्लूरल के लिए नहीं करते हैं, ये काम हम हेयर वाले मामले में करते हैं, ये काम हम देर के मामले में करते हैं, ये काम हम मेजोरिटी के मामले में करते हैं, ये काम हम रेस्ट ऑफ के मामले में करते हैं, ये काम हम परसेंटेज में करते हैं, ये काम हम करते हैं उन सारे क्वांटिफायर में जो अभी हमने लिखे। आल था, हमारे पास सम है, अभी हमने जो क्वांटिफायर लिखे, इन सब वर्ड्स को हमने नहीं देखना होता बल्कि हमने इनके साथ आने वाले नाउन को देखना होता है। लेकिन अगर ये यहां पर 50, 60, 70% लिखा हुआ होता तो फिर हम इसको पीपल के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अभी चूंकि हाई परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करने की वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है बेटे हमारे पास एवरीवन, और यहां पर तो मजीद बात करने की जरूरत भी नहीं है। जहां पर भी एवरी आ जाए, जहां पर भी आपके सेंटेंस में एवरी आ जाए, आपके सेंटेंस में ईच आ जाए, आपके सेंटेंस में नोबडी आ जाए, आपके सेंटेंस में नो वन आ जाए, आपके सेंटेंस में एवरीवन आ जाए, आपके सेंटेंस में एवरीबॉडी आ जाए, तो आपने याद रखना है आपका सब्जेक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, सिंगुलर रहने वाला है। तो इस वजह से एवरीवन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इज प्राउड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इज। और इज किसकी वजह से आएगा, एवरीवन की वजह से। उसके बाद हमारे पास है 197, ईच ऑफ द स्टूडेंट। ये जो ईच का वर्ड है मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके टेस्ट की डिस्कशन में। आपके पास ईच का वर्ड है, आपके पास आइदर का वर्ड है, आपके पास नाइदर का वर्ड है। इनको हम सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं। वैसे ईच के साथ एवरी का वर्ड भी होता है, लेकिन इसके साथ ऑफ वाला एक्सप्रेशन नहीं बनाया जाता, ठीक है। बाकी आपने याद रखना है, आप इनके साथ अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर लिखेंगे, लेकिन अगर आप इनके साथ ऑफ लिख के सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो फिर ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर। जैसे देखें, मैं बोलूंगा ईच स्टूडेंट, मैं इसको ईच स्टूडेंट्स नहीं बोल सकता, मुझे ईच स्टूडेंट बोलना है। और मैं अगर लिखूंगा ईच ऑफ द, जब मैंने ऑफ लिख दिया ना तो फिर मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा, फिर मैं स्टूडेंट नहीं लिखूंगा। लेकिन दोनों सूरतों में मुझे इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो अगर यहां पर लिखा हुआ है ईच ऑफ, अगर यहां पे स्टूडेंट की जगह, स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट लिखा हुआ होता तो वो सरासर गलत होता। ट्रीट किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पर करेंगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वाज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद आपके पास है जगन वाज सो गुड एट मैथमेटिक्स दैट हिज फ्रेंड्स कंसिडर्ड हिम टू बी अ डैश। ये वो क्वेश्चन है वो कैब का जो कि यहां से उठाया गया और जगन का नाम चेंज करके कुछ और बना के आपके पेपर में दिया गया, ठीक है। वो कहता है जी वाज सो गुड एट मैथ, जब वो मैथ में गुड है ना तो इसका मतलब क्या है कि उसके दोस्त उसको क्या समझते हैं, उसके दोस्त उसको जीनियस समझते हैं, फिनोमिना समझते हैं, वंडर समझते हैं, स्टार समझते हैं, सेंसेशन समझते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, प्रोडिगी।
बाकी मैंने जो सिनोनिम है वो लिख दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले से ही हमारी डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जल्दी जल्दी से अपनी जितना हो सके थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रूल को कर सकें। तो ये बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? चार्ली। उसके बाद है द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज़ रिजल्टेड इन अ डैश लॉस। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्लोजल, जिसका मतलब होता है ह्यूज, मैसिव या इमेंस। और वॉल्यूमनस का मतलब भी बल्कि, बिग, ह्यूज या लार्ज होता है, लेकिन वॉल्यूम्स का मतलब हम खास तौर पर हम इसके लिए इसको यूज करते हैं किसके लिए? बुक की सूरत में, पब्लिकेशन की सूरत में। किसी वैसे बड़ी चीज को हम वॉल्यूम का वर्ड यूज नहीं करते। या अगर हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉल्यूमनेस का वर्ड यूज करते हैं। बहरहाल हमारे लिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अल्फा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर कंटिन्यूड इज। तो डेफिनेटली मोस्ट सिनोनिम फॉर कंटिन्यूड का मतलब होता है बात को जारी रखना, लगे रहना, जिद पे अड़े रहना। जैसे आप लोगों ने जिद लगाई हुई है, यू आर परसिस्टेड, ये आपने परसिस्टेंस के साथ आप हैं कि हमने कामयाब होना है, हमने सक्सेस लेनी है, हमने करना है, वी कैन डू इट, वी शैल डू इट। तो जब भी आप परसिस्टेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ डटे रहते हैं तो आप कर जाते हैं, हासिल कर लेते हैं, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेल्टा। और इसी करेक्ट ऑप्शन के साथ विश यू ऑल दी बेस्ट, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और फिर वही बात है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा चैनल जो है हमारा ग्रिप इंस्टीट्यूट का, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दूसरों को भी बताया करें कि इंग्लिश की डिस्कशन बड़ी अच्छी हो रही है, देख लें। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।